इलेक्शन हुआ तो अचानक से 6 महीने से हम मीडिया से गायब थे। मीडिया में हमारी कोई चर्चा नहीं हो रही थी, इलेक्शन के दिन हमारी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। और जिस दिन रिजल्ट आना शुरू हुआ उस दिन लोगों के मन में जो गुस्सा था वो पॉलिटिक्स के थ्रू सामने आया है। इसलिए हमको लगता है हमारा फैसला बिल्कुल सही था। लोगों ने एक नए रास्ते को पकड़ा है। लोग अब सत्ता में घुस करके इन पार्टीज को चुनौती देंगे। जब दिल्ली की बात आई, दिल्ली में जब चुनाव लड़े और तो पूरा बहुमत नहीं मिला जी, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म करना क्या सही था? ये इसमें दो बातें हैं। एक तो कांग्रेस के सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तान में कई सरकारें बनी है। कोई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली सरकार बनी है और इससे पहले सपोर्ट लेने देने का जो खेल हुआ है और अभी लोकसभा चुनाव के बाद भी जो सपोर्ट लेने देने का खेल होगा उसको आप देखिए और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आने को देखिए। आम आदमी पार्टी ने किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता से कोई मुलाकात नहीं की, उनसे कोई सपोर्ट नहीं मांगा। हमने ये बताया उल्टा पब्लिकली ऐलान करके कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करना चाहते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया कि आपके जो नेता है वो भी जेल जाने वाले हैं हमारे सरकार में आने से, और जो असली सरकार है मुकेश अंबानी और टाटा, उनके लिए भी बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है हमारी सरकार में आने से। उसके बावजूद उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लिख के दिया कि वो इस सरकार को बनने का समर्थन करें। उन्होंने क्यों दिया इसका जवाब वो दे सकते हैं, उसका जवाब हम दे सकते हैं। हमने क्यों सरकार बनाया? हमने इसलिए सरकार बनाया कि उस समय का जो माहौल था उसमें हमें लगा कि किसी भी वजह से हमारे लिए सरकार का बनाने का मौका है बिना किसी समझौते के, और सरकार में आकर के हमको ये दिखाने का मौका है। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार चलाना कोई बहुत पेचीदा, कोई जादुई, कोई तिलिस्मी चीज है, एक ऐसी चीज है जो आम आदमी समझ ही नहीं सकता, आम आदमी कर ही नहीं सकता। शायद वो चोर और गुंडों और डाकुओं के अलावा कोई सरकार चला ही नहीं सकता है, कोई ऐसी अजीब सी चीज है। तो हमें ये दिखाना था कि हम सरकार कैसे चला सकते हैं और पहले दिन से हमारी सरकार कैसे फर्क है ये दिखाना हमने शुरू कर दिया। मैं बहुत लंबी फहरिस्त आपके सामने नहीं रखूंगा, सिर्फ 4 बातें आपके सामने रखूंगा। पानी के सवाल पर हमने तुरंत फैसला लिया। टैंकर माफिया के ऊपर हमने हमला किया। बिजली का जो ऑडिट जो कांग्रेस और बीजेपी वाले कह रहे थे हो ही नहीं सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को कुछ कंपनियां लगातार चुनौती दे रही है, सीएजी को कह रही है हम आपको अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, वो हमने मजबूर किया। उनका ऑडिट हमने शुरू करवाया। हमने जब तक ऑडिट होकर उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है, लोगों को बिना गलती के जो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था उसके लिए हमने सब्सिडी दिया। हमने ठंड में सरकार बनाई, जब कड़ाके की ठंड होती है, लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर सोते हैं, ठंड में ठिठुरते रहते हैं। हमारे सारे एमएलए, हमारे सारे लीडर, हमारे सारे मिनिस्टर सड़कों पे गए और 3 दिन के अंदर उन्होंने, जब नीयत ठीक होती है तो क्या होता है, ठंड से कैसे लोगों को बचाए, इसका हमने इंतजाम किया। ये सारी चीजें 49 दिन के अंदर हुई। भ्रष्टाचार जो भी दिल्ली में उस समय गया, जो विभाग दिल्ली सरकार के पास भी नहीं थे, पुलिस तो दिल्ली सरकार के पास भी नहीं थी, पर हमने एक पूरा एक मुहिम चलाया। हमने लोगों से कहा आप करो, उसका वीडियो बनाओ, उसका कंप्लेन करो। उन विभागों में भी भ्रष्टाचार जो है वो बहुत तेजी से कम हुआ। तो सरकार, अगर नियत आपकी साफ है तो सरकार चलाना बंद कमरे की चीज नहीं है, सरकार चलाना लोगों के हक में चलाने की चीज है। और ये 49 दिन में जो किसी सरकार ने, कई सरकारें उस समय बनी थी और हमने बार बार चुनौती देकर कहा आप कंपेयर कर लीजिए, और उसका असर हमने जो इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ, एक सामंतशाही के खिलाफ जो एक माहौल बनाया, उसका नतीजा है कि हर पार्टी के लोग थोड़ा डरने लगे हैं वीआईपी कल्चर को चलाने के लिए। अब वो कितने दिन डरे रहेंगे ये लोगों की जागरूकता पर निर्भर करता है। 49 दिन की सरकार, लोग दूसरे आपके अपोनेंट्स ये बता रहे थे भाई सरकार छोड़ के भाग गए, इस पे क्या? देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है। एक कानून को मानने वाली पार्टी, एक संवेदनशील लोगों की पार्टी और एक बदमाशों की पार्टी में तो फर्क होगा।
सरकार तभी तक चलती है जब तक उसको विधानसभा में बहुमत है, और सरकार तभी तक चलनी चाहिए जब तक सरकार अपनी नीतियों को लागू कर सकती है। हम सरकार में पैसा बनाने के लिए नहीं है, किसी भी तरीके से सत्ता में चिपके रहना ये आम आदमी पार्टी का काम नहीं। आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों का फर्क है, वो एक एक दिन सत्ता में रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, जब तक हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक हम सरकार नहीं छोड़ेंगे। पर जब हम ये कानून लाना चाहते थे और विधानसभा में उसको बहुमत नहीं था, ये साफ हो गया, ये साफ हो गया कि हम 49 दिन जब सरकार में रहे तो जो हमने करना चाहा था वो किया। जिस दिन हमको ये लगा कि जो हम करना चाहते हैं वो करने के लिए हमको समर्थन नहीं है, कोई माइनॉरिटी कौम में जबरदस्ती कैसे सरकार में रह सकती है? रहती है सरकारें, कुछ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना वो समय बढ़ाती है, पर हम ऐसा कोई उदाहरण देश के सामने नहीं रखना चाहते। अभी झारखंड में सरकार है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन चुकी है, सबको मालूम है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। उसके एमएलए दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पर न वो उसको निकाल रहे हैं, न वो इस्तीफा दे रहे हैं, न कोई पार्टी उनसे इस्तीफा मांग रही है। इस किस्म की राजनीतिक संस्कृति के हम पक्ष में नहीं है। राजनीति में एक न्यूनतम नैतिकता होनी चाहिए। विधानसभा में जब आपका समर्थन नहीं है, आपको 1 सेकंड भी सरकार में रहने का हक नहीं है, और हमको वो समर्थन नहीं था। जब हमको पता चला उसी समय हमने इस्तीफा दिया। लास्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के इलेक्शंस के बारे में आपका कैसा है? क्या आंदोलन से पार्टी आई सो है, लेकिन अन्ना क्या बात है आज पार्टी से दूर है और अक्सर केजरीवाल जी के खिलाफ जो सो बयान। इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, दूसरे के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अन्ना की क्या राय है, अन्ना क्यों बोलते हैं, इसके बारे में अन्ना ही राय दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वाराणसी और अमेठी में क्या सिचुएशन है केजरीवाल जी का और कुमार विश्वास साहब का, हम ये समझे कि ये सीट हम ला रहे। देखिए, हम दूसरी पार्टियों की तरह आमतौर पे जवाब देना नहीं चाहेंगे। जरूर हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे होते तो जिस किस्म की तैयारी, जिस किस्म का समय अरविंद ने दिया है वाराणसी में, वो वहां पर नहीं देते। और वो देश के कई हिस्सों में प्रचार करने के लिए नहीं गए, उन्होंने वाराणसी में समय दिया है। लेकिन हम दूसरी पार्टियों की तरह, क्योंकि ये तो जवाब हर पार्टी का होगा, हम जरूर जीतेंगे। जो बात हम कहना चाहते हैं लोगों के सामने, वो 2-3 बातें कहना चाहते हैं। एक तो जो कुमार विश्वास ने पहले तय किया अमेठी से लड़ने का, वो फैसला इसलिए किया क्योंकि एक जिसको मॉक फाइट कहते हैं, नूरा कुश्ती कहते हैं हिंदी में, वो इस देश में चल रहा है। लोगों के सामने जब जाते हैं तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, पर हर नेता सेफ सीट ढूंढते हैं, और एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई चुनौती देता नहीं है। और हमने ये नजारा देखा, मुलायम सिंह की जो बहू थी, बेटी की बीवी थी, उसके खिलाफ तो कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, किसी भी बड़ी पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं करा। सालों से रायबरेली और अमेठी में यही चल रहा है। कोई भी पार्टी, आप उसको देश को तोड़ने वाला, देश को खराब करने वाला, देश को बर्बाद करने वाला रोज बोल रहे हो, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं। कुमार विश्वास ने जब अमेठी में लड़ने का फैसला किया तो इस राजनीतिक संस्कृति, इस बेईमानी की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ एक चुनौती वहां दी उन्होंने। ये हमारा योगदान है भारत की राजनीति को, जब मजबूर होकर के भाजपा को भी इस बार अमेठी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत पड़ी है। रायबरेली में अभी भी कुछ ऐसा ही उनका हमारा ऐसा उम्मीदवार कोई नेता नहीं गया, तो वहां का माहौल देख लीजिए और अमेठी का माहौल देख लीजिए, आपको फर्क नजर आ जाएगा। वाराणसी में जाने के पीछे भी यही मकसद है कि हम किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा सबसे बड़ा लीडर आम आदमी पार्टी का, वो अपने लिए किसी भी तरीके से संसद में मैं चला जाऊं, ये उसका मकसद नहीं है। वो चुनौती का सामना करना चाहता है। देश के हित में जो जरूरी था, देश के हित में जरूरी था कि राहुल गांधी का जो रिकॉर्ड है, जो नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्ड है, जिसको मीडिया कितना भी छुपाने की कोशिश करे या मीडिया को एक खास परिस्थिति में मजबूर किया जाए छुपाने के लिए, उसके बावजूद उसको लोगों के सामने लाना जरूरी था और उसके लिए मुकाबला करना बहुत जरूरी था। इसलिए हम बनारस का चुनाव कर रहे हैं। ओवरऑल कितने सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर मैं वही कहूँगा, देखिए इस बात का जवाब कुछ भी दे सकते हैं, उसका उसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती है। जो बात हम आपसे कहना चाहेंगे
वो ये कहना चाहेंगे इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का मकसद क्या है। आम आदमी पार्टी का ये मकसद है कि ये मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं है कि लोग भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं, लोग गुंडागर्दी को पसंद करते हैं, लोग वंशवाद को पसंद करते हैं, ये मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। फिर ऐसे लोगों को बार बार वोट क्यों मिलते हैं, ऐसे लोग बार बार चुन के क्यों आते हैं? इसका एक ही जवाब है कि सामान्य आदमी के पास, सामान्य वोटर के पास कोई प्रभावी विकल्प नहीं होता है, तो बहुत लोग वोट देने जाते नहीं हैं, अपने घर में रहते हैं। और जो वोट देने जाते हैं, जो हम कहते हैं कि जब बुराई और बुराई की लड़ाई हो रही हो तो उसमें चुनने के लिए अच्छाई नहीं होती है, उसमें लोगों के पास विकल्प नहीं होता है। तो हमारे लिए जरूरी था कि हम एक विकल्प देश के सामने रखें, एक नई राजनीति की शुरुआत करें। वो हमने किया है और हमको ये अनुभव आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में सीटों पर हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। न केवल हमने जनता को विकल्प दिया है, बल्कि संगठन की अच्छी तैयारी हो रही है और लोग खुद से संगठन बना रहे हैं और इसके नतीजे राजनीति के लिए चौंकाने वाले हैं। धन्यवाद जी, आप हमारे लिए वक्त निकाले, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ఈరోజు మనం కర్నూలు ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి టీకే వెంకటేష్ గారితో సార్తో మనం తెలుసుకున్నాం ఈ రోజు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏమేమి డెవలప్మెంట్ చేశారు, భవిష్యత్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. నమస్కారం. కర్నూలు అభివృద్ధి చాలా చేశాం, ఇంకా చేయవచ్చు. నేను రాజకీయాల్లో రాకముందే కర్నూలు ప్రాంతం అంటే సుమారు 15 సంవత్సరాల కిందగా నేను ఎమ్మెల్యేగా పోతున్నాను. అంతకుముందు కూడా అంతకుముందు 15 సంవత్సరాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ 30 years 35 years బ్యాక్ నుంచి కర్నూలు ప్రాంతంలో ఈ అభివృద్ధి పథకం పోవాలన్నా ఇండైరెక్ట్గానో డైరెక్ట్గానో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. ముఖ్యంగా కర్నూలు ఫ్రాక్షన్ వాళ్ళ నుంచి అటాక్ నుంచి దూరంగా పెట్టడం ఒక గత 35 సంవత్సరాలుగా నేను చేస్తున్నాను. వాళ్ళ ఫ్రాక్షన్ వాళ్ళు వీలైనంత వరకు కర్నూలు సరౌండింగ్స్లో రాకుండా చూస్తారు. ఆ ఫ్రాక్షన్ రాజకీయ నాయకులు ఇక్కడ ఇబ్బందులు పెట్టకుండా ప్రజల్ని చూడడం ముఖ్య విధిగా ముందుకు పోతుంది. రెండవది కర్నూలు చుట్టూ నదులు ఉన్నాయి, తుంగభద్ర నది ఉంది, అందరి ఉంది, కెనాల్స్ ఉన్నాయి, మరియు శుద్ధ వంక, ఎన్నో వంకలు ఉన్నాయి. అన్నీ ఉన్నా మాకు మాత్రం కర్నూలు ప్రాంతంలో తాగేదానికి నీళ్ళు ఉంది. కొన్ని ఎమ్మెల్యేలు ఏమైనా చేస్తున్నారా అప్పుడు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఎమ్మెల్యేలంతా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేయడం, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లో వాళ్ళని వీళ్ళని తిట్టడం తప్ప నీళ్ళు ఎలా ఇవ్వాలా అని ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించారు. సో నేనేం చేశానంటే నా ట్యాంకర్తో నీళ్ళు తాపడం పెట్టాను. నెంబర్ 2, ఎమ్మెల్యే అయ్యేది ఇమీడియట్గా సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్, పేపర్లో ఉండే సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ని కార్యరూపంలో పెట్టించాను. ఒక 30% తక్కువగా, 30% కాస్ట్గా తగ్గే విధానంలో అందరూ 30% పెట్టారు. చుట్టూ నందాలు కానీ మిగతా ప్రాంతాలు కానీ 30% టెండర్ కన్నా రేట్ అంటే టెండర్ వాల్యుయేషన్ కానీ ఇక్కడ 30% తగ్గించాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 60% ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ప్రజలకు మిగిలింది. ఇలాంటి విధంగా న్యాయబద్ధంగా ముందుకు పోవడం జరిగింది. సో ఇటువంటి సేవింగ్స్తో ఇమీడియట్గా సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కట్టడం, నెక్స్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే అయ్యేది మరొకరు ఎమ్మెల్యే అయ్యేది ఓవర్ ట్యాంక్స్ అంతా పూర్తి చేయడం, రోజు వచ్చే విధానంలో ఇంక్లూడింగ్ సమ్మర్ నీరు తాగేదానికి నీరు రోజు వచ్చే విధానంలో ఏర్పాటు చేయడం. ఇలా ఒక్కొక్క కార్యక్రమం తీసుకుంటే అన్నీ సక్రమంగా ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇంకా మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ ఎక్కడా లేని విధంగా మినరల్ వాటర్ని, కోల్డ్ మినరల్ వాటర్ని రోడ్లలో, మెయిన్ రోడ్లలో ఫ్రీగా ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం టీజీ వెంకటేశ్వర డెఫినెట్గా మేము మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టాలి అంటే టౌన్ అంతా మా హోమ్లు ఉండవు, మా బిల్డింగ్లు ఉండవు.
సో కార్పొరేషన్ బిల్డింగ్ మీద ప్రభుత్వ భవనాల్లో మా మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ అక్కడ పెట్టడం, నా సొంత వీళ్ళు మా ట్రస్ట్ ద్వారా పెట్టడం, దాని మెయింటెనెన్స్ అంతా మేము చూసుకోవడం జరుగుతుండే సత్యం. సో ఆ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్లో నీరు ఇవ్వటం. అలాగే ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ అవుతుండగా నేను ప్రభుత్వ నిధులతో హాస్టల్స్లో, గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్లో పిల్లలకు మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాను. ఇట్లా ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తూ నా పరంగా, మా ట్రస్ట్ పరంగా ఈ కార్యక్రమాలు ముందుకు పోతూ వచ్చాను. ఇలాంటి కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు కూడా మాకు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తుంది. మా మీద అపోజిషన్ లీడర్స్ ఒక కేసు వేశారు. ఏమంటే మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ మేము కమిషనర్ గారితో కలిసి కలెక్టర్ గారి సంతకాన్ని మేము ఫోర్జరీ చేసి అప్రూవల్ తీసుకున్నాం. ఇంతకన్నా అవివేకం ఏమి ఉంటుంది? ప్రజలకు నీళ్లు తాపే కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ గారు సంతకం ఫోర్జరీ చేసే పని ఎందుకు వస్తుంది? ఇది ఇటువంటివి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. కలెక్టర్ గారి సంతకం ఫోర్జరీ చేస్తారు అనే దానికి ఏదైనా మీనింగ్ ఉందంటే ఎక్కడైనా మా సొంతంగా మా ఇంట్లో పెట్టుకోను ఆ మినరల్ వాటర్ అప్రూవల్ తీసుకుంటాను, లేకపోతే మా హోటల్లోనో పరిశ్రమలో పెట్టి మేము వాళ్ళతో పర్మిషన్ తీసుకుంటే అది సంతకం ఫోర్జరీ చేశానంటే తప్పు.